Hi all, welcome to Examshala. In this video, we are going to see some important news and articles of 8th March 2021. So let's get started now. But before we start, kindly do subscribe our channel on YouTube, follow us on Instagram, Facebook and Telegram. So now let's get started. Now the very first news is very interesting. That is कि अभी आपने सुना होगा कि क्वाड की मीटिंग होने वाली है. एक इनऑफिशियल मीटिंग जो वर्चुअल मीट है फॉरेन मिनिस्टर्स की हो चुकी है और अब चाइना को सही में समझ में आया है कि ये कुछ सीरियस होने जा रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में और उसने एक अपील की है और देखते हैं वो क्या अपील की है. ही सेड्स कि वी आर फ्रेंड्स शेड म्यूचुअल सस्पिशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. दैट इज़ कि जो म्यूचुअल सस्पिशन है उसे हमें दूर रखना चाहिए और हम दोस्त हैं. तो रामायण में, तुलसीदास की रामायण में अगर आपने कुछ कहीं पढ़ा हो तो सुना है कि भय बिन होत न प्रीत सुहानी. दैट इज़ भय के बिना यानी पावर के बिना जो है, किसी को डराए बिना शांति नहीं होती. शांति के लिए युद्ध कभी कभी ज़रूरी होता है. तो यही प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब वो लद्दाख में जब बॉर्डर पे जब गए थे LAC पर तो ये कहा था कि कभी कभी शांति के लिए युद्ध भी ज़रूरी होता है. और यही चीज़ चाइना को अब समझ में आ रही है कि जब हम चार देश मिल गए और जब उनके लिए प्रॉब्लम शुरू हो गई तब वो कह रहे हैं कि वी आर फ्रेंड्स एंड शेड म्यूचुअल सस्पिशन, यानी कि जो सस्पिशन है वो हमें एक दूसरे के त्यागना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए. ठीक है, तो अब उन्हें समझ में आ रहा है. तो बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है. जब इंडिया ने अपना स्टैंड बदला, जब हमने सदर्न पैंगोंग सो में हाइट्स ऑक्यूपाई किए तब वो वापस चले गए. ठीक है, और जब हम क्वाड की मीटिंग अब कर रहे हैं तब उनको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये तो कुछ रियली चैलेंजिंग है. यानी कि अगर आप शांति से बैठेंगे तो आपका दुश्मन वो आपके सर पे चढ़ के इस तरह से बोलेगा. तो जैसे को तैसा वाली नीति यानी टिट फॉर डैट, बी अ बुली टू अ बुली, अगर डॉक्ट्रिन इंडिया ने अपनाई है तो वो डॉक्ट्रिन अब काम कर रही है और इट इज़ हिटिंग द प्लेस वेयर इट नीड्स टू बी हिटेड. Okay, so it's very important news. If we kindly to deal with such kind of neighbor who is skeptical, who can act as much as they want, then we should be doing the same tactics as the Chinese are using. But still, चाइना ने कहा है, लेकिन अभी उसके इंटरेस्ट इसलिए, लेकिन हमको ब्लाइंडली इस पर बिलीव करना नहीं चाहिए. जो हमारी मीटिंग है क्वाड के साथ वो हमें करनी चाहिए. इट शुड बी मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड पार्टनरशिप बेस्ड ऑन इकोनॉमी, स्ट्रैटेजी एज वेल एज पॉलिसी. ठीक है, इंडो पैसिफिक में एक बहुत अच्छी डील होने जा रही है. एक बहुत अच्छा ग्रुप होना चाहिए ताकि हम आगे चल के इसे और ज़्यादा एनकैश कर सके और कंट्रीज़ को इसमें दे सके. अभी आपने देखा होगा जर्मनी ने भी एक शिप भेजी है, UK भी क्वाड का हिस्सा बनना चाहता है. तो जितने लाइक माइंडेड डेमोक्रेसीज़ हैं वर्ल्ड में उन सबको इसमें लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए. और जो चाइनीज़ हेजेमनी है खास करके साउथ चाइना सी में, इवन चाबहार में भी अपना पोर्ट ईरान के साथ डील करके चाबहार के जस्ट बगल में बंदर है जस्क, वहाँ भी अपना पोर्ट बना रहा है. इंडिया के अगेंस्ट स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स भी कर रहा है. जिबूती में भी उसका एक पोर्ट है. तो वो तो अपने काम जब कर रहा है और जब हम क्वाड की मीटिंग कर रहे हैं तब उसको दोस्ती याद आ रही है. तो हमें यहाँ तैयार रहना चाहिए और चाइनीज़ को बिल्कुल उसी की भाषा में जवाब देने के लिए हम वी आर रेडी. सो वी नीड अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एंड अ टैक्टिकल पॉलिटिको instability to strategy to deal with such kind of neighbor. So this was the first news, very interesting, and you can write it that without threatening the neighbor or without having a post-Gulf grave war, there is no peace in this modern day world, and that is why the armament or the kind of ammunition defense is necessary for getting peace. Tax notices summons सर्व टू द pre-GST डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. यानी कि अभी आपको पता होगा कि कोविड के टाइम पे जो इंडियन टैक्स रेवेन्यू जो हमने एस्टिमेट किया था उतना नहीं हो रहा है, बहुत कम हो रहा है. तो जो टैक्स ऑफिशियल्स है वो क्या कर रहे हैं कि GST आने से पहले जो टैक्स के इश्यूज़ थे, जो बाकी थे, जो नियम थे, जो नॉन कंप्लायंस के कुछ इश्यूज़ थे, वैट के इश्यूज़ थे, सेंट्रल एक्साइज वगैरह के किसी के टैक्स बाकी थे, कोई कंपनी ने टैक्स नहीं चुकाया था, गवर्नमेंट ने वो स्कीम दी थी कि हम उसको कोर्ट के बाहर सुलझा लेंगे. लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं कि 7 दिन के नोटिस पर आपको एक नोटिस भेजा जा रहा है और आपको टैक्स चुकाने होंगे. क्यों? क्योंकि उनको अपने टारगेट्स को मीट करना है. प्री कोविड लेवल के जो टारगेट्स थे वो अब मीट नहीं हो रहे हैं, इसलिए वो पुराने केसेस खोलकर बिजनेसमैन को परेशान किया जा रहा है. इस तरह के कॉलम जो है वो कॉलमनिस्ट लिखना चाह रहे हैं और जिसको ये नोवर्ड का एक नाम देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड टैक्स टेररिज्म. व्हाट इज़ टैक्स टेररिज्म? सो टैक्स टेररिज्म इज़ नथिंग बट टेरराइजिंग द टैक्स पेयर विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटी. गवर्नमेंट की अथॉरिटी को यूज़ करके जो टैक्स पेयर है उसको डराना, धमकाना, उसके बिजनेस को बार बार ऑब्स्ट्रक्ट करना, और इसे कहते हैं टैक्स टेररिज्म. अंडरस्टूड? नाउ इन 2019 द गवर्नमेंट ब्रॉट a
scheme called सबका विश्वास लेगेसी, एंड दिस वाज बेसिकली फॉर द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। क्या हुआ था कि जब जीएसटी आने से पहले कुछ कंपनीज के टैक्स में कुछ इश्यूज थे, नॉन कंप्लायंस थे। वो कह रहे थे कि हमारे पास इतने ही एसेट्स है तो हम इतना टैक्स देंगे, कायदे से उनका कुछ और एसेट हो रहा था, तो कुछ टेक्निकल लीगल इश्यूज होते हैं। बट गवर्नमेंट ने कहा कि अब जीएसटी आ गई है तो हम ये कोशिश करेंगे कि जो कंपनी के बाहर यानी कोर्ट के बाहर अगर हम समझौता कर लें, लिटिगेशन कम कर लें, क्योंकि दोनों को फिर कोर्ट में जाना होगा, कोर्ट में केस लड़ना होगा, उसकी फ़ीस देनी होगी, उसकी तारीख लगेगी, गवर्नमेंट को भी नुकसान, सामने वाले पार्टी को भी नुकसान, तब तक बिजनेस उसके जो भी एसेट्स हैं, कंपनी के जो रिसोर्सेज है वो सीज रहते हैं, और वो सीज रहने के बाद कंपनी भी उससे रेवेन्यू अर्न कर नहीं पाती है, और गवर्नमेंट को तो वैसे भी जब कंपनी कुछ और अर्न करेगी तब तो उस पर भी टैक्स लगेगा, तो गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा। बट जब तक जो मैटर कोर्ट में है तो गवर्नमेंट का रिसोर्स सीज है, प्राइवेट कंपनी का रिसोर्स जो है वो सीज है। अब प्राइवेट कंपनी का रिसोर्स सीज है तो कोई बिज़नेस कर नहीं रहा है, बिज़नेस नहीं कर रहा है तो उस कंपनी को फ़ायदा नहीं हो रहा है, और अगर उस कंपनी को फ़ायदा नहीं हो रहा है तो उस पर फिर टैक्स गवर्नमेंट को ही नहीं मिल रहा है। तो इससे बचने के लिए गवर्नमेंट ने कहा था कि एक सबका विकास लेगेसी डिस्प्यूट स्कीम लाने के लिए। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जब 2021 में जब रेवेन्यू कलेक्शन डिप हो रहे हैं, तब वो क्या कर रहे हैं कि वो पुराने केसेस को खोल कर उनको फिर से बोल रहे हैं कि 7 दिन का नोटिस देते हैं, आप पैसा भरिए। तो ये एक तरह की क्या हुई, इकोनॉमिक पॉलिसी अनसर्टेनिटी। इस तरह को 2019 के इकोनॉमिक सर्वे ने कहा था कि ये इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी जो है वो बिजनेसमैन के दिमाग में फियर कर रही है, और बड़े बड़े बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं, दूसरी कंपनीज़ हैं जो इंडिया में इन्वेस्ट करती हैं, वो इसी वजह से डर रहती हैं इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि कभी भी सरकार की पॉलिसी बदल जाती है और फिर उनको परेशान किया जा सकता है। तो ये किसके लिए खतरा है? सो इट इज़ अ थ्रेट टू ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। आपको पता होगा कि पिछले 5-6 सालों में हमने बहुत अच्छा काम किया है। हम पहले टॉप 100 में भी नहीं आते थे और अब वी आर इन टॉप 50। ओके, टॉप 50 में बहुत जल्द आने वाले, अभी हम 63 हो गए थे। सो वी आर मूविंग फास्टर एंड फास्टर टू गेट इन द टॉप 50 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। दैट इज़ द ड्रीम ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट निकालता है उसमें वी आर परफॉर्मिंग गुड, एंड इन ऑर्डर टू परफॉर्म फॉर द गुड वी नीड टू टैकल आउट सच इश्यूज़। वन ऑफ देम इज़ इकोनॉमिक पॉलिसी अनसर्टेनिटी, यानी कि अनिश्चितता। किसी भी आर्थिक योजना में अनिश्चितता नहीं होनी चाहिए, जिससे क्या होगा, बिजनेसमैन का या अलग पार्टीज़ का, कंपनीज़ का, इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट उस इकोनॉमी में बना रहेगा। इस चीज़ के बारे में ऑथर जो है इसको हाईलाइट कर रहे हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, द मैजिक वेपन। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हियर। मैडम शिखा अग्रवाल इज फोकसिंग ऑन द सॉफ्ट डिप्लोमेसी ऑफ चाइना। ठीक है, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ डिप्लोमेसी, वन इज हार्ड एंड वन इज सॉफ्ट। ओके, हार्ड एंड सॉफ्ट। हार्ड डिप्लोमेसी इज pressurizing by military, pressurizing by diplomatic pressures, economic pressures, sanctions. Soft diplomacy is using soft targets, okay, indirect pressures, giving some relaxation, making goodwills. So this is hard and this is soft. So in this article she is discussing about the soft policy of China. As far as we know that there are some soft policy or soft economic policy and soft doctrine of soft diplomacy of India. That was vaccine diplomacy, space diplomacy, knowledge diplomacy, cultural exchange diplomacy, medical tourism, okay, science diplomacy. But in case of China, this is also one diplomacy that she is being highlighting about, how China is also using a soft diplomacy in order to counter its counterparts. So let's see. So in this category of soft diplomacy, she is giving some 3 examples. The first is the Buddhist Association of China. चाइना ने अभी एक बुद्धिस्ट एसोसिएशन बनाया है। उसमें तिब्बत के कुछ लीडर्स, नेपाल के कुछ लीडर्स को लेकर एक एसोसिएशन बनाया है। और वो क्या कर रहे हैं कि लुम्बिनी, आपको लोगों को पता होगा लुम्बिनी इज़ अ प्लेस वेयर वॉज अ बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्ध। सो दे आर डेवलपिंग लुम्बिनी एज एन पैरेलल टू वेयर इंडिया। इंडिया में कहाँ है बुद्धिस्ट सेंटर? बोध गया। बोध गया इज़ द प्लेस वेयर गौतम बुद्ध अटेन डिविनिटी, नॉलेज, रेवेलेंस, जहाँ उन्होंने सच की खोज कर ली, जहाँ सच से उनका साक्षात्कार हुआ, उस प्लेस को कहते हैं बोध गया। चाइनीज आप क्या कर रहे हैं? चाइनीज़ कंपनी, द चाइनीज़ आर ट्राइंग टू डेवलप अ पैरेलल सेंटर इन नेपाल एज अ बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा
so that all the international tourism and the tourism related to religious of Buddhism, because we know nowadays tourism is a very growing and mighty economic sector. It can boost to the service sector, especially all around development. Like tourism will lead to some manufacturing also, service sectors also, consumption also. So tourism includes all around development of the particular place. Some countries like Singapore and other countries are just in benefit or just earning their money, like Maldives, Switzerland. They are many European countries like Venice. Their economies are completely depending upon tourism only. So China is understanding the economic, the interest of tourism, and that is why they are promoting a Buddhist Association of China, where they are including some Nepalese ideals, some Nepalese ministers, some people of Tibet also, and they are making a complete Buddhist association to develop a parallel of Lumbini forest, that is Bodh Gaya, and to take away all the religious tourism in the name of Buddhism out of the India to Nepal, and that is why hampering the Indian economy in a indirect way. This is a part of a soft power diplomacy. Another, Chinese People Association for Friendship with Foreign Countries. In this, what they are doing, इसमें क्या कर रहे हैं कि अलग अलग देशों के अलग अलग देशों के जो लोग हैं, अलग अलग देशों के जो लोग हैं, उन देशों के लोग में सम सोशल पीपल, सम इन्फ्लुएंशियल पीपल, आइडियोलॉजिकल, इंटेलेक्चुअल्स, इन सबको मीडिया एक्टर, टीवी एक्टर्स, इन सबको अपने कॉन्फिडेंस में लेके आइदर बाय पेमेंट और बाय कैश और बाय काइंड, दे आर ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस द पीपल ऑफ द कंट्री in the favor of China. Are you getting my point? They are trying to influence the diaspora, the citizens of the neighboring countries or the countries which the government are not in favor with, but they are trying to make people in the favor, like activists, okay, some foreign activists, some musicians, some social media influencers, so that they can put an indirect pressure on whom? The current government, and that will shatter their economy, just like the Greta Thunberg. अभी क्या हो रहा था, बाहर की कंट्री जो है वो इंडिया पर प्रेशर बना रही थी, इंडिया का नाम ख़राब कर रहे हैं. तो इंडिया का नाम ख़राब करने से क्या हो रहा है, इंडिया की जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है उसमें सबका ध्यान यहाँ आ रहा है, हमारा नाम ख़राब हो रहा है, हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो अलग अलग कंट्रीज़ में वो ख़राब हो रहे हैं. तो और साथ ही साथ वो क्या कर सकते हैं कि अलग अलग इन्फ्लुएंसेस को यूज़ करके हमारी इंटरनल सिचुएशन को भी ख़राब कर सकते हैं. ठीक है, इवन इफ यू गेट द टूल किट केस, दे कैन इन्वोक वायलेंस इन आवर कंट्री बाय यूजिंग सच सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, सेलिब्रिटीज़, बाय पेइंग देम. सो इस तरह की डिप्लोमेसी को यूज़ करके वो अपने अस पड़ोस की कंट्री को या बगल की कंट्री को या ऐसी कंट्री जहाँ उनका इंटरेस्ट मैटर करता है, उन कंट्री को, उन कंट्री के लोगों को, उन कंट्री के सोसाइटी को, नेचर को ये लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. और ये एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है आने वाले टाइम में, क्योंकि हमको पता है कि सोशल मीडिया कैन बी वायलेंट इन सच केसेस, एंड दीज इन्फ्लुएंसर्स एंड दीज सेलिब्रिटीज़, इफ़ दे आर पेड वेल बाय द coming countries or by the diverse countries, okay, which are our counter countries, then they can create a lot more trouble for India or for other countries, and this will help other countries to take advantage during the war time. ठीक है, तो दूसरी कंट्री से वो डायरेक्ट ना लड़के इनडायरेक्टली दे आर फाइटिंग, दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग, दे आर क्रिएटिंग केओस इन द सोसाइटी, वायलेंस इन द सोसाइटी, मेकिंग लिटिगेशन, सरकार के खिलाफ बहुत सारे केस लगवा देना, अलग अलग एक्टिविस्ट को पैसे देकर सरकार की किसी पॉलिसी को, कोई प्रोजेक्ट पे रुकवा देना, इन्वायरमेंट के नाम पे, अलग अलग नाम पे आप रुकवा दीजिए, वहाँ पे वायलेंस करवा दीजिए, केस करवा दीजिए. तो इससे क्या होगा, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है किसी कंट्री की वो भी रुक जाएगी. तो इससे चाइना को क्या होगा, इनडायरेक्टली फ़ायदा होने वाला है. तो ये एक बड़े प्लान के अंतर्गत ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं. तीसरा क्या ऑर्गेनाइजेशन है कि न्यू सोशल क्लास वर्क, NSW. हियर अगेन दे आर यूजिंग द सेम थिंग्स. सो ये 3 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है. एंड दीज 3 ऑर्गेनाइजेशन व्हाट आर यूजिंग इनडायरेक्ट सॉफ्ट पावर अगेंस्ट देयर काउंटर पार्ट, एंड मोस्टली टू द इंडियन काउंटर पार्ट. अंडरस्टूड? नाउ China uses soft power diplomacy in addition to its military aggression. So China is also using military aggression. We know it's depth diplomacy.
ठीक है. इट इज़ गिविंग लोन टू द कंट्रीज लाइक श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान, and buying the complete port, then capturing it because people are not able to pay the loans. That is the debt cycle. कर्जे की साइकिल में फंस जाते हैं और उनका पूरा जो स्ट्रेटजिक एरियाज है, पोर्ट्स हैं, डेवलपमेंट है, साइट्स है, वो किसके अंडर आ जाती हैं? चाइना के अंदर में. तो वो क्या हुई? हार्ड डिप्लोमेसी. और सॉफ्ट डिप्लोमेसी में क्या करते हैं वो लोग कि वहाँ के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको पैसे देकर, उनको इन्फ्लुएंस करके, उनको अच्छी अच्छी बातें कह के अपने तरफ ले आते हैं और वहाँ की लोगों को वहाँ के सरकार के खिलाफ भड़काते हैं. तो फ़ायदा क्या होता है इससे कि वहाँ का डेवलपमेंट रुक जाता है और चाइना को एक एज मिल जाती है. तो वहाँ की गवर्नमेंट जो है नॉर्मली चाइना के आगे झुक जाती है. तो इस तरह की उसकी एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी है. इसको भी काउंटर करने की ज़रूरत है इंडिया में. ठीक है. तो ये जो कंसर्न है वो ऑथर यहाँ पे शो कर रही है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. फ्रेंड्स इन डीड. दिस इज़ बेसिकली अबाउट द रिलेशन ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश. ओके. रिसेंटली India and Bangladesh have completed 50 years of their bilateral relationship, and Bangladesh has also completed 50 years of its freedom. Because the moment Bangladesh got freed, India was the only country who helped us. Okay, 16 December, a new country was formed. हमने पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग कर दिया और एक नए देश का निर्माण हुआ जिसके प्रधानमंत्री कौन थे? मुजीबुर रहमान. शेख मुजीबुर रहमान और इंदिरा गांधी के बीच में पहली मीटिंग हुई शिमला में और वहीं पर पहला डिप्लोमेटिक रिलेशन किसके साथ हुआ? इंडिया के साथ. सबसे पहला कंट्री के तौर पे बांग्लादेश को मान्यता किसने दी? इंडिया ने. तो हमने 50 साल अपनी दोस्ती के पूरी किए हैं. उसके उपलक्ष्य में ऑथर ये कहना चाह रहे हैं कि हमको उनको ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए कि नहीं तो अगर हमने उनको आज़ादी दिलाई तो सारे ज़िंदगी भर हर चीज़ में हमारा सपोर्ट करेंगे. ऐसा नहीं है. हमको उनका भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वो भी हमारे नेबर हैं और अगर नेबर से हमारे रिलेशन अच्छे नहीं होंगे तो आगे जाकर हम कैसे साउथ एशिया में लीडर बन सकते हैं और जब तक साउथ एशिया के लीडर नहीं बनेंगे तब तक ग्लोबल पॉलिटिक्स में कैसे लीडर बन सकते हैं. ठीक है. तो दिखा देंगे कि कभी कभी में क्या हो रहा है. तो देयर इज़ एन इनॉर्मस गुडविल. बांग्लादेश के लोगों में भारत के प्रति एक गुडविल तो है, दैट इज़ नो डाउट. लेकिन कभी कभी जो कुछ पॉलिटिकल इश्यूज है लाइक CAA, NRC, बार बार पॉलिटिशियंस कहते हैं बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, भगाओ यहाँ से. तो इस तरह से रिलेशन में क्या होता है? कंट्रीज़ के बीच में एक रिफ्ट पैदा हो जाती है जो अच्छी बात नहीं है लॉन्ग रन में. दूसरा, हमारे बीच में तीस्ता इशू, इलीगल माइग्रेंट का इशू, सिक्योरिटी इशू, क्योंकि हमारे बॉर्डर जो है वो पोरस है, वहाँ से इलीगल माइग्रेशन आ जाती हैं. कभी कभी टेररिस्ट जो पाकिस्तान से ट्रेनिंग करके वो भी आ जाते हैं. तो इन इश्यूज़ पर हमें और काम करने की ज़रूरत है. दोनों देश कोऑपरेट कर सकते हैं. तो कहाँ कोऑपरेट कर सकते हैं? तो अभी चिटगांव से अगरतला जो एक इनलैंड वाटर रूट बना है उस पर कोऑपरेट कर सकते हैं. बांग्लादेश जो हमारे नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करता है, तो इंस्टेड ऑफ मूविंग फ्रॉम देयर और गोइंग फ्रॉम द चिकन नेट कॉरिडोर, वी कैन हैव अ स्ट्रेट ट्रांजिट कॉरिडोर एज वेल एज रेलवे कॉरिडोर फ्रॉम Bangladesh towards our northeast like Tripura, Myanmar, even Meghalaya. Okay, so we need to work on this, and that is why the author is proposing that we should not take Bangladesh for granted. Yes, we were helpful in giving them independence, but we should also make our relationship good and better and more coordinative in order to sustain a good relationship and a good neighbor, according to the neighborhood first policy by Gujarat Doctrine. Our Prime Minister Indra Kumar Gujral proposed a doctrine called Gujarat Doctrine, in which we were giving more importance to our neighbors. Understood? Now let's move on to next topic. Ethanol. Why ethanol is getting cheaper? Because ethanol से 10% किसी फ्यूल में 10% इथेनॉल ऐड करने से उसकी एफिशिएंसी बढ़ रही है. साइंटिफिक रिसर्च है. तो आप देखेंगे कि पहले जो 170 करोड़ या 160 करोड़ पहले, अब बाद में इनिशियली 160 करोड़ लीटर्स, देन 178 crore liters, but nowadays what is happening is the companies are importing 283 crore liters. So there is a sudden rise in the import of ethanol. Why? Because the price of petrol is rising, and if we mix 10% of the concentration in the ethanol, the efficiency is further more. So ethanol blended petrol कहते हैं उसको. Ethanol blend fuel is very important, and it is also increasing the fuel. Also, it is less polluting the environment, and that is why the demand for sugarcane is going to increase, and it is good for the sugarcane farmers as well as the waste product of the sugarcane industries. sugarcane industry में जो waste product है यानी C type molasses है वो भी, and
the sugar cane directly can also be used to prepare ethanol, and that will be useful in making fuel or blending the fuel. So we are moving to alternate fuel slowly, and our scientists need to work to get an alternate fuel so that our dependence from the Middle East countries in the case of fuel import will be reduced to a such level that our prices may not get affected by this kind of a decrease or inflation or fluctuation in the price rises. Okay, as we know कि जैसे ही उन कंट्री में फ्लक्चुएशन होता है, इंडियन इकोनॉमी में मार्केट में फ्लक्चुएशन हो रही होती है, तो उसको कम करने के लिए हमने इथेनॉल ब्लेंडिंग शुरू की है, और ये इथेनॉल ब्लेंडिंग इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है. दूसरा, जो फार्मर्स के वेस्ट प्रोडक्ट है उसका भी यूज़ हो जाता है. तीसरा, फार्मर्स को प्राइस भी मिलती है, क्योंकि बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां जो है फ्यूल मेकिंग कंपनी, वो तो पैसा पेमेंट कर देंगी, तो फार्मर को भी इनकम हो रहा है, वेस्ट मैनेजमेंट भी हो रहा है, पॉल्यूशन भी कम हो रहा है, और इम्पोर्ट भी कम हो रहा है. दिस इज कॉलिंग ऑल अराउंड डेवलपमेंट. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. Some important news from different sectors, 3 sectors. First is the badminton Swiss Open. So personal news means in Swiss Open, PV Sindhu got lost by Caroline Martin just in 35 minutes. Okay, so that is a very bad news, but still, as a sportsman spirit, we should appreciate Caroline Marin. She is from Spain. So where was the place? So it was Swiss Open in the Switzerland, and who won it? Carolina Marin from Spain. Second news is of geography. Mount Etna, it is a volcanic mountain, and it is where? At Italy in Europe. Third, a referendum in Switzerland on what? Referendum क्या होता है कि अलग अलग कंट्री के लोगों से किसी बात पर राय विचार ली जाती है. तो स्विट्जरलैंड की सरकार ने एक रेफरेंडम करवाया है इसके लिए कि जो लोग बुर्का पहनते हैं, व्हील ऑन द फेस, चेहरा ढकने वाले जो बुर्का पहनना समाज में, पब्लिक प्लेसेस में, क्या वो अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे, उस पर उन्होंने एक रेफरेंडम लिया है. ठीक है, तो ये न्यूज़ में अभी है. इंडिया में क्या सिस्टम है? इंडिया में आपको रिलीजियस फ्रीडम मानने का पूरा चॉइस है, और अगर किसी का रिलीजन कहता है कि आपको फेस ढकना है तो आप ढक सकते हैं. सो डेट इज़ द राइट ऑफ रिलीजन. स्विट्जरलैंड में ऐसा है नहीं है, वो हम कंपेयर करते हैं by the comparing the constitution and democracies of two different countries. So Switzerland can take referendum on this, but in our case we cannot take referendum on this. Even if we take referendum, that will go to the Supreme Court, and Supreme Court will finally decide ki is it against the constitution or not. So Switzerland has a direct democracy where India has a indirect democracy. In Switzerland, people can recall the government also. That is, people have the right to recall the government even before completing the term, and that is why it is a direct democracy. That was for today. Thank you. Have a nice day. We'll see you on the next video.